हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 83 के बारे में, यानी कि 83 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछली धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको सीआरपीसी के पिछले वीडियो मिल जाएंगे। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 83। ये कहती है फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, यानी कि धारा 82 के अंतर्गत, यानी कि सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत यदि किसी गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति की फरारी की घोषणा की जाती है, उद्घोषणा की जाती है, यानी कि उस व्यक्ति को फरार व्यक्ति मान लिया जाता है, तब ऐसे समय में उस व्यक्ति के संपत्ति की कुर्की की जा सकती है। लेकिन किन परिस्थितियों में की जा सकती है, किन कारणों से की जा सकती है और किस प्रकार से की जाएगी, इसके बारे में हम यहां पर अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करते हैं हम फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की। लिखा हुआ है कि धारा 82 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय। अच्छा, फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की भी वही न्यायालय करेगा जिस न्यायालय ने फरार होने की उद्घोषणा की है, उस व्यक्ति के बारे में जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। तो वह न्यायालय ऐसे कारणों से को लेखबद्ध करेगा जो उद्घोषणा किए जाने के पश्चात किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति की जंगम या स्थावर संपत्ति या दोनों प्रकार की संपत्ति, किसी भी संपत्ति का आदेश दे सकता है। यानी कि जो न्यायालय है वह क्या कर सकता है, जो भागा हुआ व्यक्ति है, जो फरार व्यक्ति है, उसके संबंध में, उसकी संपत्ति के संबंध में जो है कुर्की के आदेश दे सकता है। और वह आदेश अचल संपत्ति के बारे में हो सकता है, चल संपत्ति के बारे में हो सकता है और अन्य किसी संपत्ति के बारे में हो सकता है। अचल संपत्ति कौन कौन सी हो सकती हैं? अचल संपत्ति है मकान, दुकान या जो भी ऐसी संपत्ति जो चल संपत्ति नहीं है, अचल संपत्ति में आ जाएंगी। इसी प्रकार से चल संपत्ति कौन सी होंगी? मोटरसाइकिल है, कार है, इसके अलावा में और भी जो सामान है जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, या अन्य किसी भी प्रकार की चल संपत्ति उसमें आ जाएंगी। इसी प्रकार से अन्य संपत्ति बताया गया जैसे कोई जीव धन है, गाय, भैंस, जानवर या कोई भी। तो इस प्रकार से संपत्तियां जो है, इस प्रकार की किसी भी संपत्ति के कुर्की के आदेश दे सकता है न्यायालय। अब यहां पर अपन पढ़ते हैं, परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय को शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है। क्या समाधान हो जाता है? कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली गई है, यदि वह व्यक्ति कौन, जिसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है, तो अपनी संपत्ति या किसी भाग को, यानी कि उसकी जो संपत्ति उसको या उसके किसी भाग को व्ययन करने वाला है, यानी कि बेचने वाला है, दान देने वाला है, या किसी भी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति को वो संपत्ति देना चाहता है, यदि इस प्रकार का न्यायालय को विश्वास हो जाता है और अपनी संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है। अब स्थानीय अधिकारिता से हटाने का मतलब यह है कि जिस न्यायालय में वह संपत्ति स्थित है, जिस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वह संपत्ति स्थित है, उस क्षेत्राधिकार से हटा करके वो किसी अन्य क्षेत्राधिकार में उस संपत्ति को स्थापित कर देगा। यानी कि चल संपत्ति ऐसी संपत्ति होती है जिसको वो हटा करके किसी दूसरी जगह ले जाएगा। तो ऐसे समय में यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि वह संपत्ति को हटा करके उसके क्षेत्राधिकार से हटा देगा या उस संपत्ति का व्ययन कर देगा, यानी कि बेच देगा, तो ऐसे समय में न्यायालय क्या कर सकता है? तो न्यायालय क्या है, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ साथ ही कुर्की के आदेश भी कर सकता है। यानी कि इधर तो उद्घोषणा करेगा कि वह व्यक्ति फरार व्यक्ति है और उसको जो है पकड़ने के आदेश जारी कर देगा कि भैया वो व्यक्ति फरार हो गया है तो उसको पकड़ो। साथ में ही उसकी जो संपत्ति है उसकी कुर्की के आदेश दे देगा। कुर्की समझते होंगे, कुर्की का मतलब यह है कि वह संपत्ति न्यायालय अपने पास रख लेगा और फिर वह संपत्ति किसी अन्य को नहीं बेच सकेगा। वह व्यक्ति जो फरार है किसी अन्य व्यक्ति को ना तो बेच सकेगा और ना ही किसी प्रकार से उसका कोई भी मतलब हित किसी को दे सकेगा। अब उसके आदेश किस प्रकार से किए जाएंगे?
यदि संपत्ति इस प्रकार की है तो कैसे होगा। तो ऐसा आदेश उस जिले में दिया गया है, वह व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा। कब करेगा? यानी कि न्यायालय आदेश तो दे देगा कि ये कुर्की करना, इसकी संपत्ति को छुड़ा लो, जो व्यक्ति फरार हो गया है उसकी संपत्ति को छुड़ा लिया जाए, लेकिन यह ऐसा आदेश जो है तभी प्राधिकृत माना जाएगा। कब? जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है पृष्ठांकित किया जाएगा। यानी कि जिस जिले में वह संपत्ति स्थित है उस जिले का जो जिला दंडाधिकारी है, जिला मजिस्ट्रेट है, वह यदि ऐसी संपत्ति के लिए पृष्ठांकित करेगा, जहां पर वह संपत्ति स्थित है, जिस जिले में स्थित है, उस जिले का जिला मजिस्ट्रेट यदि पृष्ठांकित करता है, तब ही उस न्यायालय को प्राधिकार उत्पन्न होता है कि वह किसी की संपत्ति को कुर्क कर सके। अब संपत्ति जो है, संपत्ति के बारे में समझ लेते हैं। संपत्ति मैंने बताई ना, 3 प्रकार की संपत्ति बताई, एक तो चल संपत्ति बताई, एक अचल संपत्ति बताई और एक जीवधन बताया। जीवधन मतलब गाय भैंस वगैरह। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि यदि वह चल संपत्ति हुई, चल संपत्ति का मतलब जो संपत्ति चल के किसी जगह जा सकती है, यदि वह चल संपत्ति है तो ऐसे समय में क्या किया जाएगा, यहां पर यह भी बताया गया है। अचल संपत्ति के बारे में भी बताया गया और जीवधन के बारे में भी बताया गया। तो सबसे पहले हम अध्ययन कर रहे हैं चल संपत्ति के बारे में। चल संपत्ति को हम जंगम संपत्ति कहेंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य जंगम संपत्ति हो, जंगम संपत्ति या तो ऋण हो या वो जंगम संपत्ति हो। जंगम संपत्ति मतलब वही चल संपत्ति। तो इस धारा के अधीन कुर्की अधिग्रहण द्वारा की जाएगी। अधिग्रहण मतलब कि उससे छुड़ा लिया जाएगा। मोटरसाइकिल वगैरह है तो, कार है, ट्रैक्टर है तो उससे छुड़ा लेंगे। दूसरा पॉइंट दिया है रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी। या तो छुड़ा लिया जाएगा या रिसीवर को नियुक्त कर दिया जाएगा कि भैया ये तुम संभालो। किसी भी व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाएगा और उसको वो संपत्ति दे दी जाएगी कि तुम इस संपत्ति को संभालो। तीसरा पॉइंट बताया कि उद्घोषणा द्वारा उद्घोषित व्यक्ति को ऐसे निमित्त, उसके निमित्त किसी भी उस संपत्ति का परिधान करने का प्रसिद्ध करने वाला लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। कहने का मतलब यह है इस पॉइंट में कि न्यायालय ऐसा लिखित आदेश करेगा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसको गिरफ्तार किया जाना है और जो फरार हो गया है, उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आदेश करेगा कि वह व्यक्ति इस संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेच सकेगा। ऐसा आदेश करेगा न्यायालय। तो ऐसे आदेश के द्वारा भी संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है, रिसीवर के माध्यम से भी कुर्क किया जा सकता है और उस संपत्ति को छुड़ा करके यानी कि अभिग्रहण करके भी उस संपत्ति को जो है कुर्क किया जा सकता है। ये 3 पॉइंट बताए गए। 3 पॉइंट में चौथा पॉइंट एक और बताया गया कि इन रीतियों में से सब या किन्हीं 2 में से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे। यानी कि सिर्फ एक रीति नहीं अपनाई जाएगी, या तो सारी रीतियां अपनाई जाएंगी। तीनों पॉइंट जो मैंने बताए, रिसीवर की नियुक्ति द्वारा, अभिग्रहण द्वारा और लिखित घोषणा के द्वारा, तीनों पॉइंट अपनाए जा सकते हैं। यह तीनों में से कम 2 पॉइंट अपनाए जाएंगे और फिर न्यायालय जैसा ठीक समझे, ऐसा भी इसमें लिख दिया कि न्यायालय जैसा ठीक समझे। तो ये बताया चल संपत्ति के बारे में। अब हम बात करते हैं अचल संपत्ति के बारे में कि अचल संपत्ति की कुर्की किस प्रकार से की जाएगी। तो यहां पर यह लिख दिया कि यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है स्थावर है। स्थावर मतलब अचल संपत्ति है, मकान है, दुकान है या ऐसी कोई संपत्ति जो चल संपत्ति नहीं है, तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में, यानी कि खेती वाली जमीन हो, ऐसी जमीन हो जो जिसका राज्य सरकार को राजस्व जाता हो, यदि वह ऐसी जमीन है तो उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी। यदि वह वैसी जमीन है कैसी जिसमें राज्य सरकार को राजस्व जाता हो तो उस जिले के कलेक्टर के द्वारा की जाएगी, जिसमें वह भूमि स्थित है, उस कलेक्टर के माध्यम से। और यदि अन्य दशाओं में है, यदि अन्य प्रकार की किसी प्रकार की अचल संपत्ति है तो फिर कब्जा लेकर उसका जो है कुर्की की जा सकती है। कब्जा ले लिया जाएगा तो कुर्की मान ली जाएगी, या रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी
यानी कि किसी भी व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त कर दिया जाएगा कि तुम संभालो इस संपत्ति को, जो अचल संपत्ति उसको। और तीसरा पॉइंट दिया है कि उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिधान करने के प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। यानी कि उस व्यक्ति को जिसकी वह संपत्ति है उसको उस संपत्ति को बेचने से या किराए पर देने से रोकने का आदेश दे दिया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति इसको नहीं खरीदे या कोई भी व्यक्ति इसको किराए से नहीं ले। इस प्रकार का आदेश न्यायालय द्वारा दे करके और कुर्की की जाएगी। तो 3 पॉइंट बता दिए। इसमें भी कौन से में हमने चल संपत्ति में भी 3 पॉइंट देखे थे, अचल संपत्ति में भी वही 3 पॉइंट हैं, है ना। कौन कौन से? कब्जा लेकर के, यानी कि कब्जा ले लिया जाएगा अचल संपत्ति के बारे में। रिसीवर की नियुक्ति द्वारा, यानी कि रिसीवर को नियुक्त कर दिया जाएगा कि भैया ये न्यायालय का फैसला ना हो जाए तब तक आप इसको संभालो, जब तक वह व्यक्ति ना आ जाए या उस व्यक्ति के संबंध में कोई घोषणा नहीं कर दी जाए, जब तक तुम संभालो इस संपत्ति को, तो उसको रिसीवर नियुक्त कर दिया जाएगा। रिसीवर नियुक्त करने का मतलब ये नहीं है कि वो संपत्ति रिसीवर की हो जाएगी, वह संपत्ति न्यायालय की हो जाएगी। ऐसा रिसीवर नियुक्त करेगा न्यायालय कि इस संपत्ति को संभालने का काम तुम्हारा है, जबकि वह संपत्ति तो न्यायालय की है। और कब तक? जब तक कि वह फरार व्यक्ति नहीं मिल जाता और फरार व्यक्ति उस संपत्ति को ग्रहण नहीं कर लेता और उस संपत्ति के बारे में जितने भी व्यय की संभावना है वो सारे के सारे न्यायालय को नहीं दे देता। यदि वह व्यक्ति फरार व्यक्ति कभी नहीं मिलता है तो संपत्ति न्यायालय के पास रहेगी। अब तीसरा पॉइंट भी हो गया इसमें। चौथा पॉइंट इसमें बताया गया कि इन रीतियों में से या तो सब रीतियों द्वारा या किन्हीं 2 रीतियों द्वारा संपत्ति को जो है कुर्क किया जाएगा और जैसा न्यायालय ठीक समझे वैसा किया जाएगा। 2 पॉइंट तो कम से कम उसमें अनिवार्य कर दिए गए हैं, या रिसीवर की नियुक्ति भी और कब्जा भी और उद्घोषणा के द्वारा भी, यानी कि लिखित घोषणा कर दी जाएगी कि भैया इस संपत्ति को कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि यह संपत्ति कुर्क कर ली गई है, व्यक्ति फरार हो गया। इस प्रकार से। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें बताया गया कि यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है जीवधन है। जीवधन है मतलब अभी जो हमने पढ़ा ना ऊपर, अचल संपत्ति हो गई, चल संपत्ति हो गई और जीवधन के बारे में। जीवधन का मतलब ऐसी संपत्ति है जो जीव है या जो नष्ट होने की संभावना जिसकी है। जीवधन में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली ये सब आ जाते हैं, या अन्य ऐसी कोई संपत्ति भी आ जाती है जो जल्दी नष्ट हो सकती है। तो यदि वह संपत्ति जीवधन है या विनश्वर प्रकृति की है, यानी कि नष्ट होने वाली चीज है, आज उसको कुर्क किया और कल वो नष्ट हो जाएगी, ऐसी कोई संपत्ति हो तो क्या करेंगे? मतलब ऐसी कोई संपत्ति है जिसको ले लिया गया है, जैसे कि गाय भैंस का जैसे दूध है, तो दूध क्या है एक ही दिन में नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। गेहूं चने हैं तो गेहूं चने जो है नष्ट हो जाते हैं, जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल। तो इस प्रकार से जो विनश्वर प्रकृति की संपत्ति है, ऐसी यदि संपत्ति है तो न्यायालय जैसा समीचीन समझता है उसे तुरंत विक्रय करने का आदेश दे सकता है। यानी कि ऐसी संपत्ति जो तुरंत नष्ट हो जाने वाली संपत्ति है, तो जो तुरंत नष्ट हो जाने वाली संपत्ति है या जीवधन है, तो ऐसी संपत्ति को तुरंत विक्रय करने का आदेश न्यायालय दे सकता है, जो कि न्यायालय के आगम के आदेश के अधीन होंगे। तो ये 3 प्रकार की संपत्तियों के बारे में कुर्की के आदेश न्यायालय कर सकता है, और किस प्रकार से कुर्की के आदेश किए जाएंगे इसके संबंध में भी बता दिया गया। तो इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, देखो जो रिसीवर की हमने बात की थी, रिसीवर की बात भी यहां पर आ गई कि इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे ही होंगे जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को रिसीवर नियुक्त किया जाएगा वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन दिए गए उसके कर्तव्यों को निभाएगा, इसके अलावा उसके दायित्वों को निभाएगा और उसको प्राप्त शक्तियों का वह उपयोग करेगा। वह संपत्ति रिसीवर की नहीं हो जाएगी, लेकिन रिसीवर को उस संपत्ति पर शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी, उसके दायित्व और कर्तव्य वह निभाएगा। ऐसा कहा गया पॉइंट नंबर 6 में। तो आज हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 83 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं,
पूरी की पूरी आईपीसी या पूरी की पूरी सीआरपीसी का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको सीआरपीसी और आईपीसी दोनों के संपूर्ण वीडियो मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।